नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जियोग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज जियोग्राफी क्लास 13 है। तो जो है कि आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मृदा क्या है। मृदा जो है कि कई परतों में बटी हुई है। सबसे ऊपरी जो मृदा है उसे भूपर्पटी मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे जो है कि जो मृदाएं होती हैं उसमें कोर है, इसके बाद मेटल है, जिसे जो है कि मेंडल मंडल भी कहते हैं, मध्य मंडल भी कहते हैं, कोर है। तो वो सब हम लोग नहीं जानेंगे। जैसे कि अगर धरती को खोलेंगे, धरती को अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर जो है कि भूपर्पटी मृदा है, उसके आगे मेंडल है, फिर कोर है, फिर सब कोर है। तो वो हम आज नहीं जानेंगे। हम लोग भूपर्पटी के ऊपर पाई जाने जो मृदाएं हैं वो जानेंगे। तो कल की क्लास में जो है कि मैंने एक गलत बोल दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो बादल है वो सब समताप मंडल बनते हैं। तो वो गलत था। बाद में मैंने उसमें वीडियो में ही बताया था। लेकिन जो सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, जिसे स्ट्रेटोस्फियर के नाम से, ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदा, मृदा में जो है कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यानी कि लगभग थोड़ा सा गुजरात से लेकर पूरा जो है कि उत्तर प्रदेश, थोड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ क्षेत्रों को लेते हुए पंजाब तक के क्षेत्रों की ये जलोढ़ है। ठीक है। यहाँ पे जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल को कवर करती है। उसके बाद लाल मृदा है। ये जो देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र को छोड़ने के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद जो है कि उड़ीसा, इन सब के क्षेत्र ये जो बीच में है वो लाल मृदा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र का कुछ भाग और गुजरात का कुछ भाग काली मृदा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में रेतीली मृदा के नाम से यानी रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। लाल मृदा जो है कि पूर्वोत्तर भारत में भी लाल मृदा ही पाई जाती है। तो ये जो है कि मृदाओं का क्लासिफिकेशन था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं पहला मृदा जो है कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, पहला। दूसरा जो है कि जलोढ़ मृदा जो है कि बनती है, हमने बताया था कि इरोजन, मैंने बताया था कि जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपरदन करते हुए कुछ अवसाद को बहाकर लेके जाती है। ठीक है। और वही जो है कि अवसाद डेल्टा बनाती हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ अगर बह रही हैं तो कभी कभी नदियाँ में बाढ़ आती है, या फिर नदियों में जो है कि बर्फ ज़्यादा पिघलते हैं और नदियों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो जब नदियों का क्षेत्रफल बढ़ता है तो नदियाँ यहाँ से बहने लगती हैं, यहाँ से कवर करके इतनी दूर दूर बहने लगती हैं। इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद यहाँ से जो है कि ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र खाली हो जाता है, फिर से नदियाँ समान रूप से बहने लगती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र बचता है, इन वाले क्षेत्रों को खादर के नाम से जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा के ही भाग हैं। और कभी कभी बाढ़ आने के कारण ये जो नदियाँ यहाँ तक आ जाती हैं कभी कभी, तो यहाँ से आने के बाद जब पुनः वो वापस चली जाती हैं तो ये वाला जो क्षेत्र बचता है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। देखिए ये हो गई नदी, नदी बह रही है, नदी बहते 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 यहाँ तक आ गई, जो कि हर साल आती है। कुछ लोग देखे होंगे कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ हर साल आती है, तो आती है फिर चली जाती है। तो ये जो हर साल वाले बाढ़ क्षेत्र में, इसमें खादर वाली भूमि पाई जाती है, खादर मृदा। लेकिन कभी कभी होता है कि बाढ़ ज़्यादा बढ़ता है और यहाँ से आके यहाँ तक आ जाती है बाढ़, यहाँ तक। तो यहाँ से जो है कि जब यहाँ बाढ़ आ जाएगी तो इसके बीच का जो भाग बचता है उसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये भी उपजाऊ होता है, ये भी। लेकिन जो खादर जहाँ पर लगातार बाढ़ आता है वहाँ पे जो है कि ज़्यादा उपजाऊ जमीन मानी जाती है। तो भैया देखिए पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कुछ भाग जैसे क्षेत्र होते हैं, पश्चिम बंगाल, असम तक फैला हुआ है। इसमें जो है कि गेहूं, चावल, जूट, गन्ना प्रमुखतः फसल हैं जो उगाई जाती हैं। जैसे गेहूं, चावल, जूट, गन्ना ये प्रमुखतः फसल हैं जो जलोढ़ मृदा में उगाई जाते हैं। जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है।
एक चीज याद रखिएगा कि पर्वतीय मृदा को छोड़कर बाकी सारे मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, सिर्फ पर्वतीय में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। अभी हम बताते हैं कि ह्यूमस क्या है, अभी आगे बताएंगे। तो इसमें देखिए कि इसमें पोटास और जो है कि फास्फोरिक एसिड, चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा कम, पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यहाँ पे प्रमुख फसल जो है कि गेहूं, चावल, जूट, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं काली मृदा। काली मृदा जो है कि क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से ज्वालामुखी अवसाद से बनी हुई। मैंने जब प्लेट टेक्टोनिक बताया था आपको, तो मैंने बताया था कि जो इंडियन प्लेट है वो जो यूरेशियन की तरफ आ रही थी, तो बीच में रीयूनियन हॉटस्पॉट नामक एक ज्वालामुखीय द्वीप था, ठीक है। उस द्वीप से रीयूनियन हॉटस्पॉट से टकराने के कारण ये वाला क्षेत्र जो है कि टकराया, और जो वहाँ की ज्वालामुखीय कुछ भाग थी वो इसके साथ लगते हुए वो आगे बढ़ गई। यानी कि यदि ये वाला क्षेत्र है तो हम गए और यहाँ से ये टकराने के बाद कुछ क्षेत्र अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। जब कुछ क्षेत्र लेकर आगे बढ़ गए तो ये कुछ भाग इसी में जुड़ा रह गया। तो इतना तो हो गया इंडियन प्लेट, और यहाँ से थोड़ा सा ये जो व्हाइट दिख रहा है ये हो गया यूरेशियन प्लेट का भाग। तो इतने वाले क्षेत्र में जो है कि ज्वालामुखीय मृदा यानी काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो काली मृदा पाई जाती है, ये देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत तमिलनाडु, थोड़ा बहुत झारखंड और थोड़ा बहुत उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, जहाँ जहाँ पे थोड़े थोड़े अवशेष हैं। यहाँ पे देखिए कि ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। अगर पूछे कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें सर्वाधिक कपास की खेती होती है। इसमें एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। देख लीजिए, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया काली मृदा। अब देखते हैं लाल मृदा। लाल मृदा, ये सभी काली मृदा का ही ग्रुप है। ये भी जो लाल मृदा है इसका निर्माण जो है कि ज्वालामुखी से नहीं हुआ है, लेकिन ये जो क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान हुई है अवसाद के कारण बनी हुई है, तो उसी कारण जो है कि लाल मृदा का भी निर्माण माना जाता है। लाल मृदा को पीला मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये लाल मृदा जो है कि लगभग काफी क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाल मृदा फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में भी लाल मृदा यानी पीली मृदा पाई जाती है, जिसे हम लोग लाल मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये लौह अयस्क की मात्रा अधिक होने के कारण लाल दिखती है। अब एक देखिए, काली मृदा जो है कि काला दिखना ऑक्साइड की मात्रा के कारण होता है। जैसे कि अगर पूछे काली मृदा काली क्यों दिखती है, ऑक्साइड की अधिकता के कारण। लाल मृदा लाल क्यों दिखती है, आयरन की अधिकता के कारण। यानी कि आयरन लौह अयस्क ज़्यादा होते हैं इसलिए लाल दिखती है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि मोटे अनाज अधिक उगाए जाते हैं। दाल, तिलहन, कपास, गन्ना आदि प्रमुख फसल है। इसके बाद देखते हैं लेटराइट मृदा। ये जो लेटराइट मृदा है भारी वर्षा के निच्छालन का परिणाम माना जाता है। देखिए, लेटराइट मृदा जो है कि इसमें पूर्णतः नहीं दिखाए हैं हम, क्योंकि लेटराइट मृदा थोड़ी थोड़ी जगह क्षेत्र पे मिलती है, इकट्ठा बहुत कम मिलती है। इसलिए जो है कि ये जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ पे ये मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्षा हुई और ये निच्छालन करके कटी फूटी भूमि का आकार ले लेती है। जैसे कि ये देखिए, यदि आप ऐसे डिनोट करेंगे तो ये वाला क्षेत्र ऊपर है, फिर यहाँ पे कटा हुआ है, फिर ये कटा हुआ है, फिर यानी कि सीढ़ी नुमा आकार का ये हो गया लेटराइट मृदा का। ये जो कटे हुए क्षेत्र हैं ये वर्षा अधिक होती है और यहाँ से कट कट कर भूमि गिर जाती है, और ये लिच्छालन प्रक्रिया के कारण लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ये अम्लीय होते हैं। अम्ल होने का अर्थ ये है कि इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो ये गर्मी अधिक और वर्षा भी अधिक होती है। यानी कि लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी
और जो है कि यहाँ पे आर्द्रता भी अधिक होगी और वर्षा भी अधिक होगी। अब हमने बताया था जहाँ पे आर्द्रता अधिक हो और वर्षा अधिक हो वहाँ पे जो है कि चाय के बागान और कॉफ़ी के बागान और जो है कि गन्ना उगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे गर्मी अधिक वर्षा अधिक होती है, पर्वतीय तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं। हमने बताया था जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। पर्वतों पे वर्षा अधिक होने का कारण ये है क्योंकि वहाँ पर जो है कि जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि पहाड़ी पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वैसे वैसे ठंडा होता है, और ठंडा जैसे जैसे होता है वैसे बादल जो होते हैं उनमें जल ग्रहण की क्षमता कम हो जाती है। जल ग्रहण की क्षमता कम होने के कारण वो बरस जाती हैं। तो इस कारण जो है कि पर्वतीय और सदाबहारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी चाय की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। और यहाँ पे काजू, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पे काजू की खेती भी की जाती है। कॉफ़ी सर्वाधिक भारत में कर्नाटक वाले क्षेत्र में उगाया जाता है और चाय सर्वाधिक असम में उगाया जाता है। ठीक है, उसके आगे पर्वतीय वन जो है कि देखें जिसमें अम्ल की मात्रा होती है, मिट्टी परतदार उथली होती है और यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मृदा जो है कि डेल्टाई क्षेत्र को माना जाता है। जैसे कि जलोढ़ मृदा में देखेंगे जो गंगा समुद्र से मिलने लगती है तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे मैंग्रोव वन उगते हैं। तो जो मैंग्रोव वन उगते हैं तो वो दलदली जो क्षेत्र है वही दलदली मृदा कहलाई जाती है, जिसे डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जाता है। रेगिस्तानी मृदा में राजस्थान वाला ये जो क्षेत्र है इसे रेगिस्तानी मृदा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे नमी कम होती है, वर्षा कम होती है, खेती करना लगभग असंभव होता है। लेकिन खेती की जाती है, जैसे खरबूजे की खेती, खजूर की खेती, जिनको पानी की मात्रा बहुत ही कम चाहिए उनकी खेती की जाती है। ठीक है, कुछ फैक्ट देखते हैं जो है कि मिट्टी से रिलेटेड। देखिए ह्यूमस जो है कि पर्वतीय और वन मृदा से, देखिए हमने आपको बताया कि जो ह्यूमस है पर्वतीय और वन मृदा में अधिक, बाकी सब में कम पाई जाती है। देखिए ह्यूमस का अर्थ क्या होता है? ह्यूमस होता है सड़े गड़े वस्तु, जैसे कि पत्तियों का सड़ना, जानवरों का सड़ना। अगर ये सब सड़ेंगे तो ये जो है कि खाद बनाएंगे, और जितना ज़्यादा ये सड़ेंगे उन प्रक्रिया के कारण यहाँ पे जो है कि ह्यूमस बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये ढक्कन है, मैंने धरती फेंका, ये सड़ गया, तो ये सड़ना ही ह्यूमस की मात्रा को डिनोट करता है। अब जैसे जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा पे मिट्टी है तो यहाँ पे गिरा, जल्दी से सड़ा और ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पड़ते हैं बर्फ़। अब वहाँ पे पत्तियाँ गिरी, बर्फ़ से ढकी, और ठंडा होने के कारण वो जो है कि जल्दी सड़ी नहीं, और जब सड़ेगी ही नहीं, सड़ने की प्रक्रिया बहुत कम रहेगी, तो वो हमेशा विद्यमान रहेगा। यदि इन क्षेत्रों में ह्यूमस मात्रा जहाँ अधिक पाई जाती है, यदि बर्फ के कारण वहाँ पे खेती करना तो थोड़ा कम संभव है, लेकिन अगर वहाँ पे खेती की जाए तो वहाँ पे अन्य की तुलना में अधिक अनाज को उपजाया जा सकता है। अब देखिए रेगिस्तान में रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। देखिए सबसे कम जल ग्रहण वाली क्षमता जो होती है दोमट मिट्टी में होती है। अगर पूछे कि कौन सी मिट्टी है जिसमें जल ग्रहण की क्षमता सबसे कम होती है, वो दोमट मिट्टी होती है। और सबसे अधिक जल ग्रहण की क्षमता जिसमें होती है वो रेगिस्तानी मिट्टी होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है दलहन? देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं। वो जैसे कि ये पेड़ हो गया, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे पशु, पशु ग्रहण करेंगे तो ये मरेंगे, मरने के बाद इन्हें दफना दिया जाएगा। जब ये दफना जाएंगे तो ये अपघटित होंगे, अपघटन के माध्यम से ये जो जड़ें होती हैं ये इनका ग्रहण करती हैं, तो ये जो है कि ग्रहण करेंगे तो इन्हें नाइट्रोजन मिलता है। तो वही कहा जाता है कि यदि हम दलहनी फसलों को उगाएंगे तो दलहनी फसलें मृदा के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। यदि पूछे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसलें महत्वपूर्ण है, दलहनी फसलें। ठीक है, फसल उगाने के लिए जो पीएच मान होता है 6 से लेकर 7 के मध्य होना बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसे तेजाब की मात्रा हो, यदि मिट्टी में तेजाब की मात्रा अधिक है
तो उसे कम करने के लिए खेत में चूना डाला जाता है। चूना डालने से जो खेत की अम्लीयता है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे चाय के बागान के लिए अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्षारीपन को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अम्लीयता को कम करने के लिए यानी कि तेजाब को कम करने के लिए चूना का प्रयोग, और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो हमें लगता है कि मिट्टी में हमने सभी चीज़ बता दिया है। कल हम लोग सोच रहे हैं कि जो बचे हुए फैक्ट हैं वो कंप्लीट कर लें, यानी कि एग्रीकल्चर अगर हो सकता है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करके हम लोगों का इंडियन जियोग्राफी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।